सो लेट्स टॉक अबाउट जब बच्चे छोटे से होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ या 2-3 महीने के होते हैं, एंड वो बच्चे रोते हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रोने दो, खुद ही शांत हो जाएंगे, एंड कुछ पेरेंट्स या मॉम्स ऐसी होती है उसको तुरंत उठा लेंगी, सेल्फ सूद नहीं करने देंगी। सो आपको क्या लगता है, उसे तुरंत उठाना सही है या फिर उसे सेल्फ सूद करना चाहिए? आफ्टर 7 to 8 months, मतलब जब बेबी सिटिंग आ जाए उसके बाद, अगर क्योंकि उसके बाद ही उसकी सोशल स्किल्स ज़्यादा डेवलप होती है, उसको पता चलता है धीरे धीरे कि हाँ मैं रो रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। जब बेबी के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ जाए ना, उसके बाद आपको ये आदत नहीं डालनी है। अच्छा। हाँ, उसको बने उतना एक्सप्लोर करने दो, फ्लोर पे रखो, वो रो रहा है तो उसको खुद सिखाओ कि खुद कैसे इमोशन कंट्रोल करे, खुद माइंड डाइवर्ट करके कैसे दूसरी एक्टिविटी में भी लग सकते हैं, वो चीज़ हम अवॉइड करके। अगर आप उसको तुरंत ही ले लोगे ना, तो उसकी सिर्फ उसमें ही नहीं लेकिन सारी चीज़ों में फिर धीरे धीरे हैबिट आएगी। ये चाहिए, वो रोएगा ही, और रोने के बाद आप वो चीज़ दे दोगे, उठा लोगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उसका जो माइंड सेट है वो वैसे ही होता जाएगा धीरे धीरे कि हाँ मैं रोऊंगा तो ये चीज़ हो जाएगी। और फिर आगे जाके भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं कि बच्चे फिर खुद से नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से ही हमने ऐसी आदत पाली। डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने इमोशनल नीड्स के लिए। एग्जैक्टली। बट जब अगर इतने छोटे हैं, 2-3 महीने 4 महीने के हैं, दे आर नॉट एबल टू सिट, उस ड्यूरेशन में डू यू थिंक कि उनको नहीं आदत पड़ जाएगी? नहीं, उसमें थोड़ा हमें अलर्ट रहना है। 2-3 महीने के बच्चे मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटे हो गए, तो उनको इतना वो नहीं है कि हाँ मैं रोने लगूंगा तो मुझे ले लेंगे, उसकी तभी उतना उसका होता ही नहीं है सोचने का। तो तब अब हमें ऐसा नहीं सोचना है। ये सारी चीज़ें 5-6 महीने के बाद की है। मतलब एक्टिवली 4 to 5 मंथ तक तो आपको अलर्ट रहना ही है। अगर वो रो रहा है तो उसको लो और फिजिकल टच दो। वो और मैंने उसके लिए कुछ पेरेंट्स हैं, दादीज नानीज को ये भी बोलते हुए सुना, बच्चे को रोने दे, उसके लंग्स मजबूत बनेंगे रोने से। इसमें कितना सच है? वो जब बोन होता है ना तब के लिए ही है, फिर हर बार वो चीज़ नहीं काम आती है। हाँ, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि आफ्टर ये कॉम्प्लिकेशंस के बाद वो जब रोते हैं ना तब आवाज़ ही नहीं आती है। तो वो बच्चे को हम रोने देते हैं, लेकिन उसमें भी होता है कि हाँ ये मूवमेंट हुई, उसके बाद रो रहा है, तो हम उसको टैप करते हैं पीछे। जितना हम टैप करते हैं ना उसके बाद उसकी आवाज़ निकलती है, फिर हम उसको रोने देते हैं। अच्छा। हाँ, वो एक टेक्निक्स होती है अलग से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ वो जितनी बार रोएगा उतनी बार उसका लंग्स हो रहा है तो रोने दो। उससे सिर्फ उसका गला खराब होगा और मेंटल स्टेट भी पूरा चेंज हो जाएगा और चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो ये मिथ में नहीं हमें रहना है। और मैंने आजकल की बहुत सारी ऐसी मॉम्स भी देखी हैं जो अपने बच्चे को इतना भी नहीं रोने देती हैं। हाँ। अगर उसने बोल दिया ना कि मुझे ये करना है, आपने ना बोल दिया, नो सुन नहीं सकते आजकल के बच्चे। फिर और वो जैसे ही रोएंगे नो की वजह से, वो माँ बाप उसको वो चीज़ दे देंगे। सभी चीज़ की आदत ऐसे ही स्टार्ट होती है, जैसे फ़ोन का भी ऐसा ही है। हम ऐसे ही सब चीज़ों की आदत डाल देते हैं। उसको ओवर प्रोटेक्ट मत करो, ओवर पैम्पर मत करो, फिर आगे जाके पेरेंट्स को ही प्रॉब्लम आती है और फिर पेरेंट्स ही आते हैं कि ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही रीज़न है कि आप शुरुआत से ही उसको ऐसी ही आदतें डाल रहे हो, और ये शुरुआत यहाँ से ही होती है कि वो फ्लोर पे रो रहा है तो तुरंत ही ले लो। फिर आता है फ़ोन दिया, लेने पे रो रहा है तो वापस दे दो, फिर ऐसे खिलौने में आएगा, फिर स्टेप बाय स्टेप डिमांड्स बढ़ती जाएगी। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई भी कंडीशंस करनी है तो पहले वो अपना खुद डिमांड करेगा, ये चाहिए, उसके बाद ही मैं ये करूँगा। और ये हम सेंटर पे भी काफ़ी बार हम सफ़र करते हैं कि बच्चे को हम कुछ भी करने को बोलते हैं तो पहले मुझे ये चाहिए, वो मिलेगा उसके बाद ही वो करेगा, तब तक वो करेगा ही नहीं। फिर हम मम्मी को बाहर ही रखते कि आप बाहर ही रहो, हम इसके साथ डील करते हैं। क्योंकि मम्मा पापा को देख के वो टैंट्रम शुरू हो जाते हैं। और कई बार पेरेंट्स नहीं करते तो दादा दादी वो चीज़ करते हैं कि हाँ। वो तो बिल्कुल। हाँ। तो जैसे आपने दादा दादी का नाम लिया, पहले की दादीज नानीज ये सब करती थी मसाजेस, खुद नहलाना बच्चे को, तो एक वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता था, बॉन्डिंग रहती थी, वो टच, वो होल्ड, वो फील होता था, एक वो बॉन्ड क्रिएट होता था। बट आई गेस आजकल के जो मॉडर्न पेरेंट्स हैं वो ये सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं, बिकॉज टुडे आई सी मैनी पेरेंट्स हायरिंग प्रोफेशनल्स या फिर नैनीज जो ये सारा काम उनके बदले कर रहे हैं। Do you think parents are losing that bond with their kids? Yes.
जनरली ये सारी चीज़ें वो बने तब तक पेरेंट्स और दादा दादी को ही करनी चाहिए। अगर वर्किंग वुमन है, उनके पास टाइम नहीं है, तो वो ये चीज़ केयर टेकर को दे रही है, तो बच्चे का अटैचमेंट भी वहाँ पे ही ज़्यादा रहेगा। फिर जब दादा दादी आएंगे तो वो उतना अटैच नहीं हो पाएगा उनके साथ। टच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो एज के अंदर। तो ओके दूसरा एक हमारे इंडियन पेरेंटिंग में ना प्रैक्टिस है स्वॉडलिंग। हम बच्चे को रैप करते हैं एक पतली सी ब्लैंकेट में, उसको टाइट बांध के रखते हैं, उसके हाथ पैर सीधे करके। एंड उसके पीछे आई हैव हर्ड रीजंस कि बच्चा सिक्योर फील करता है क्योंकि वो इतने महीने वोम में था, तो उसी पोजीशन में, एंड प्रोटेक्टेड फील करता है, अच्छी नींद आती है। सो डू यू थिंक दैट इज़ गुड फॉर देयर फिजिकल हेल्थ एंड एवरीथिंग? देर आर प्रो एंड कॉन्स। ओके, एक्चुअली 2 to 3 मंथ तक हम वो करें तो सही है, उससे स्लीप, गुड स्लीप, सेंसरी, ये सारी चीज़ों में अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा। अच्छा। लेकिन 4 मंथ के बाद उसका ना सब माइलस्टोन डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे बच्चा रोलिंग करना सीखता है, तो वो टाइम पे आप मत करो। ओके, हाँ, उस टाइम पे फिर उसका रोलिंग और वो सब है वो अच्छे से डेवलप नहीं होगा। तो स्वॉडलिंग सिर्फ आप 2 to 4 मंथ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। फिर उसको फ्लोर पे ऐसे ही रखो। हाँ, बट मैंने स्वॉडलिंग सिर्फ इंडिया में ही देखा है। आई हैव नेवर सीन कोई फॉरेन का पेरेंट अपने बच्चे को यूं स्वॉडल में बांध रहा है। ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस प्रैक्टिस ओनली इन इंडिया? करते हैं एक्चुअली। 2 to 3 मंथ तक स्वॉडलिंग करना इज़ अ गुड थिंग, बच्चे के लिए अच्छा है। उसकी स्लीप गुड होगी, फिर उसकी स्लीप इम्प्रूव होगी, उससे सेंसेशन इम्प्रूव हो गए। लेकिन काफ़ी सारी कंडीशंस भी ऐसी है, जैसे कि हिप डिस्प्लेजिया, आजकल सब लोग बहुत जान रहे हैं उसके बारे में। तो ये कंडीशन अगर बेबी को डायग्नोस हुई है तो हम उसमें नहीं कर सकते। ओके, एंड जैसे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ऐसे फॉर एग्जांपल वॉकर्स हो गए, जंपर्स हो गए, एंड दे सेल सेइंग कि ये आपको बच्चे को वॉक करने में, सिखाने में हेल्प करता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो है वो अचीव करने में हेल्प करता है। डू यू थिंक दीज प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली यूजफुल? नो, एक्चुअली वॉकर इज़ अ हार्मफुल। यस। कैसे? वॉकर में जब अंदर हम बेबी को बिठाते हैं ना, तो वो एक्चुअली अपने नीज पे वेट डाल ही नहीं रहा है। आप नोटिस करना, वो ना अपनी टमी से पुश करके चलता है। हाँ, वो नीज पे वेट लेके नहीं अपनी चल बॉडी रहा को है। ऐसे हाँ, आगे पुश करके फॉरवर्ड होके वो चल रहा है। वो Right. एक्चुअल पोजीशन है ही नहीं, इसीलिए आपको वॉकर नहीं देना है। लेकिन अलग एक वॉकर अभी स्टार्ट हुआ है, आपने देखा होगा, बच्चे पकड़ के चलते हैं। हाँ, आप वो दे सकते हो, उससे वो प्रॉपर वॉकिंग सीखेगा। और जो फॉल डाउन एंजाइटी होती है ना, वो भी उससे कम होती है। हम जब बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं ना, तब वही वॉकर देते हैं। Okay. तो उससे उसका प्रॉपर जो वॉकिंग है वो डेवलप हो। मतलब वो जो बैठ के जो हाँ, वॉकिंग वाला हाँ, वॉकर है वो नहीं हाँ, देनी बैठने वाला जो वॉकर होता है ना, उसमें उसके नीज भी बैंड होते हैं। ओके, नी बैंड होता है उसमें, प्रॉपर ऐसे स्टैंडिंग Straight नहीं पोजीशन होता में है। नहीं हाँ, होता है। हाँ। और वो लंबे टाइम तक, काफ़ी बच्चे आधा पौने घंटे तक वो वही पोजीशन में रहते हैं, तो वो भी नहीं उसके लिए बराबर, उससे भी कोर मसल्स वीक हो जाएंगे। अच्छा, आई थिंक दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी Yes. इंसाइटफुल फॉर Yes. पेरेंट्स टू नो। एंड जैसे हम लोग बात करें आजकल की जो फैमिली सेटिंग है, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है। एंड मॉम्स के पास ज़्यादा सपोर्ट नहीं होता है, वो अकेले ही बच्चे को भी मैनेज कर रही हैं, खुद का काम भी मैनेज कर रही हैं। डू यू थिंक दिस फैमिली सेटिंग इज़ एक्चुअली अफेक्टिंग बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट? यस, फैमिली बहुत मैटर करता है बच्चे के लिए। और आप मानोगे नहीं, 1 साल से छोटा भी बच्चा जो होता है ना, उसके लिए भी फादर, मदर, दादा, दादी, सिबलिंग्स, ये सबके टच, सबका अफेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। आप देखना, न्यूक्लियर फैमिली में बच्चा और जॉइंट फैमिली के अंदर जो बच्चा होता है ना, उसमें से जॉइंट फैमिली वाला जो बच्चा होता है वो थोड़ा एक्टिव होता है। वाइज सोशल स्किल्स, वो जल्दी खेलने में, और इमोशंस उसके जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। आई ऑल्सो सीन जो जॉइंट फैमिली में बच्चे होते हैं वो जल्दी बोलते हैं, चीज़ें जल्दी सीखते हैं, जल्दी एक्सप्रेस करते हैं, बिकॉज जब हम अकेले होते हैं ना न्यूक्लियर फैमिली में, तो बस वो एक ही जना शायद उसके पास होता है, एक जॉब पे होता है, या वो 2 लोग होते हैं जो
आते भी हैं जॉब से तो उनके पास हार्डली टाइम होता Time है, या होता है। थके हुए होते हैं, या बच्चा सो गया होता है, तो उतना टाइम नहीं मिलता इंटरेक्ट करने का। हम्म, और जॉइंट फैमिली में ना वहाँ पर सारे लोग पूरा दिन एक्चुअली लगे हुए होते हैं उस हाँ बच्चे के पीछे, एग्जैक्टली, एक नहीं तो दूसरा दूसरा होता ही है, वो फैमिली अकेला मेंबर। नहीं पढ़ता है। यस एग्जैक्टली, कोई उसे स्टोरीज सुना रहा है, कोई उसे हाँ हाँ घुमा गाने रहा बता है। रहा है, कोई घुमा रहा है, कोई खिला रहा हाँ है, तो दे लर्न सो मच फ्रॉम हम्म। एवरी फैमिली मेंबर। और वो जो ह्यूमन नेचर होता है ना कि ये तो मुझे ये घूमने ही ले जाएंगे, तो हाँ आप देखना वो भी स्किल डेवलप होते कि पापा को देखेंगे तो पापा बाहर ही लेके जाने लेके वाले हैं, ऐसे जाएंगे। दादी को देखेंगे तो दादी हर विश पूरी ही करने वाले हैं, या तो उनके टेंट्रम्स भी अलग अलग डेवलप होते हैं। आई नो। हाँ वो नीचे है, पापा को देखा तो अब बाहर ही जाना है, तो वो भी बहुत अर्ली स्टेज में आने लगता है बच्चों के अंदर। मेरे नेबरहुड में बिल्कुल बाजू में मेरा एक नेबर है जो रहते हैं, उनके घर में एक छोटा सा बच्चा है। उनके दादा दादी साथ नहीं रहते हैं, बट फिर भी मैंने देखा है वो दादा उसके रोज़ सुबह में आएंगे, उनका टाइम बंधा हुआ है, 9 o'clock आएंगे, उस बच्चे को लेंगे अपनी एक्टिवा पे या गाड़ी पे, उसे चक्कर खिलाने ले जाएंगे, वापस छोड़ेंगे, एंड उसके बाद ही वो वापस अपने ऑफिस जाएंगे या शॉप पे जाएंगे। मतलब मुझे इतनी खुशी होती है ना वो बॉन्ड देख के। सो आई फील अगर पेरेंट्स के पास वो अपॉर्चुनिटी है कि दादा दादी पास में हैं या साथ में बच्चे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, प्लीज़ उन्हें करने दीजिए। या इवन इफ़ यू फील कि मुझे कुछ काम है एंड मैं अपने बच्चे को ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के जा सकता हूँ थोड़ी हाँ। देर, तो वो भी करना आई थिंक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इम्पोर्टेंट है, यस डेफिनेटली। या एंड आफ्टर इतने साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, कौन से ऐसे 3 रेड फ्लैग्स हैं जो पेरेंट्स इग्नोर कर देते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं कि पहले शायद हम इंटरवेंशन ले लेते? जनरली फर्स्ट वन इज अ माइलस्टोन डिले माइलस्टोन। पेरेंट्स पहले से ही देख रहे हैं कि माइलस्टोन डिले हो रहे, प्रॉपर नहीं बैठ रहा है, गर्दन नहीं संभाल रहा है। ये कई बार ऐसा होता है कि सिटिंग तक डेवलप हो जाता है, वहाँ पे ही कन्फ्यूजन आता है कि सिटिंग तक सब नॉर्मल होता है, लेकिन उसके बाद जब स्टैंडिंग और वॉकिंग की टाइम आता है ना, तब बेबी कर ही नहीं पाता है। और तब सराउंडिंग एनवायरनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आसपास के लोग ना ऐसे बोलते हैं कि इसके पापा भी लेट ही सीखे थे, इसकी वजह से ये भी थोड़ा लेट ही होगा। और उस टाइम पे पेरेंट्स थोड़ा टाइम खींच लेते हैं। करेक्ट। काफ़ी बार उनको अंदर से भी ऐसा होता है कि हम एक बार जाए, लेकिन फिर वो रोक लेते हैं कि नहीं चलो देखते हैं, आ जाएगा, शायद आ जाएगा। तो वो एक गलती नहीं करनी है। सेकेंड वन इज़, मैंने जैसे पूरे पॉडकास्ट में बोला आपको कि टेंट्रम्स थ्रो करते नॉर्मल बच्चों के भी अलग होते, ये बच्चों के भी पूरे अलग हो रहे हैं। अगर सेल्फ हार्म बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, एक जगह पे नहीं बैठ रहे, अनकंफर्टेबल फील कर रहे, एनवायरनमेंट में सेट नहीं हो रहे, या हर सेटिंग में सेम ही वो बिहेव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आप वेट मत करो, कंसल्ट अ पीडियाट्रिक साइकेट्रिस्ट या तो पीडियाट्रिशियन। एंड थर्ड वन इज़ बॉडी पोस्चर। ये जो स्क्रीन टाइम, स्कूल बैग्स, ये सब चीज़ों की वजह से जो उसका पोस्चर डेवलप हो रहा है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, तो वो फिर आप 1, 2, 3 साल तक मत खींचो। उसका सॉल्यूशन भी है अभी, पोस्चर करेक्शन बेल्ट, थेरापीज, एक्सरसाइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम उसको तुरंत ही और बहुत कम सेशन में ट्रीट हो जाते हैं। बच्चों का तो 15-20 सेशन में तो क्लियर हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो फिर वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये अगर ये 3 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो फिर वेट मत करो। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ी 3 पेरेंटिंग मिस्टेक्स हैं जो बहुत कॉमनली पेरेंट्स करते हैं, बिकॉज उन्हें नहीं पता चलता है कि इसका फ्यूचर इफेक्ट या इम्पैक्ट क्या होने वाला है, या ऐसा कुछ भी है जो मेरा बच्चा इज सफरिंग थ्रू। राइट। एंड जैसे आपके क्लिनिक पे बहुत सारे केसेस आते होंगे, हाउ डू यू फील कि फादर्स का रोल कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के डेवलपमेंट में एक फैमिली में? मेरा आज तक का एक्सपीरियंस है कि बच्चे ना जब बोलना सीखते हैं ना, तब पा 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 ये वर्ड सबसे पहले आता है। मम्मा से भी पहले शायद काफ़ी बच्चे पापा वर्ड ही सीख जाते हैं। मम्मा काफ़ी लेट आता है, लेकिन पापा सबसे पहले आ जाता है। और मैंने देखा है कि जब फादर चाइल्ड को लेके आते हैं ना, तब उस बच्चे का उस दिन का थेरापी सेशन पूरा अलग ही होता है। अच्छा। उस दिन वो सब कर लेता है। मतलब जो बच्चे ना बाहर हम वॉक करने ले जाते हैं कॉरिडोर में, तो डेली हम डांटते, कितना बोलते, उसके बाद वो वॉक करते। जब पापा आते हैं ना, तब वो दौड़ दौड़ के वॉक करते उसके साथ। तो वो एक जो मोटिवेशन होता है ना, वो अलग ही होता है।
और मेरे सेंटर में है 1-2 फादर ही लेके आते हैं बच्चे को, और उनके बच्चे परफेक्ट सेशन होता है उनका। Wow. और जब मम्मी साथ में होते हैं ना, तब इतने सारे टेंट्रम्स होते हैं क्योंकि हर डिमांड्स कंप्लीट होती है। और फादर के साथ बच्चों का अलग ही बॉन्ड होता है क्योंकि पूरा दिन वो होते नहीं है, शाम को आते हैं। और काफ़ी मदर्स ने भी मुझे बोला है कि पापा आते हैं ना, फिर ऐसा लगता है कि हम तो है ही नहीं, ऐसे बच्चों के लिए सब पापा ही हो जाता है। तो फादर का इमोशनली बहुत बड़ा रोल है बच्चों के सामने। करेक्ट। और हाँ, बिकॉज मैंने साइंटिफिकली भी बहुत ये रिसर्चेस एंड आर्टिकल्स पढ़े हैं कि जब एक पापा अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, तो वो बच्चे ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट भी होते हैं। यस यस, राइट। और ये सारे बच्चे मैंने बोला वो तो फिजिकल डिसेबल है, इतने आईक्यू भी नहीं है कि पता है कि हाँ ये यही है ऐसा। अगर उन लोग को इतना अटैचमेंट है तो नॉर्मल चाइल्ड को तो होने ही वाला है ऐसा। आई अंडरस्टैंड। करेक्ट।